मैं डॉक्टर आदित्य बोथरा, नी सर्जन। मेरा एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन नागपुर से ही हुआ है, अंडर ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा जीएमसी से हुआ है। इसके बाद में मैंने डीएनबी पीजीआई चंडीगढ़ से पास आउट किया है और उसके बाद में मैंने 3 फील्ड्स में फेलोशिप की है, जैसे पेल्विक एसिटाबुलर रिकन्स्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा और नेविगेशन बेस्ड नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़। तो ये मेरी 3 फेलोशिप्स अलग अलग जगह से हुई है और इसके बाद में मेरा 1 साल का ट्रेनिंग यूके में भी हुआ है, जिसमें कि मैं सिर्फ नी रिप्लेसमेंट के ऊपर ही फोकस था। सर, अगर बात की जाए ठंडी की इस दौर में लोगों को जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, जो एड़ियों का दर्द होता है, उसके बाद कंधों के जो सांधे होते हैं उसका दर्द, ये दर्द के प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। क्या कारण हो सकता है इसका, इन दर्द के बढ़ताव का? देखिए, ठंडी में नॉर्मली होता ऐसा है कि जो मांसपेशियाँ रहती है जॉइंट के आसपास की, वो सब जकड़ जाती है। इसके चलते जो उम्र के साथ में वैसे ही जो बोन के ऊपर एक चिकना कपड़ा होता है, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में कार्टिलेज बोलते हैं, यदि घसते रहता है तो मांसपेशियों के जकड़ने के कारण इसमें घर्षण का प्रमाण और बढ़ जाता है। इसमें सिंथेसिस होने वाला साइनोवियल फ्लूइड जो रहता है वो थोड़ी मात्रा में कम हो जाता है, तो इसके चलते ये पेशेंट्स की जो परेशानियाँ रहती है जॉइंट पेन की, ये सब बढ़ जाती है। नॉर्मली तौर पर ये देखा गया कि वात के जो प्रमाण होते हैं, इनका प्रमाण, जो जॉइंट पेन का प्रमाण, इनका वात वाले पेशेंट्स का प्रमाण और काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें वात में भी, जैसे आपने बताया कि वात के प्रमाण बढ़ जाते हैं, वात में भी अलग अलग प्रकार है। अग्निवात हो गया, वात हो गया, अलग अलग तरह के प्रकार। तो वात में लगभग कितने प्रकार हैं और वात को किस तरह कंट्रोल में किया जाए? ये जैसा आपका जो वात का प्रकार है, ये आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन है, बट हम लोग जो वात के प्रकार होते हैं इसको अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन में। इसको हम लोग एक इन्फ्लेमेटरी में क्लासीफाई करते हैं। सेकंड होता है कि क्रिस्टल रिलेटेड आर्थ्रोपैथीज़, और थर्ड होता है कि नॉन स्पेसिफिक आर्थ्रोपैथीज़। तो ये 3 तरह की अलग अलग पैथी होती है। तो जो हम नॉर्मली वात के बारे में बात करते हैं तो वो एक इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी है। दूसरी होती है क्रिस्टल रिलेटेड, मतलब जैसे किसी पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किसी पेशेंट को थायराइड का प्रॉब्लम है, पैराथायराइड का प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को ये वात के प्रमाण होते हैं, तो इनको सुडो गाउट हम ऐसा एक नाम देते हैं। और जो थर्ड होते हैं नॉन स्पेसिफिक, जैसे कि अभी किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया तो उसके चलते वात का प्रमाण हो सकता है, फिर किसी को पेट में इन्फेक्शन हो गया तो उसके चलते हो सकता है। तो ये सब अलग अलग क्लासिफिकेशन है हमारे। अगर बात की जाए तो जिनको जॉइंट पेन्स है बॉडी में कहीं, तो उन लोगों ने क्या क्या करे तो जॉइंट पेन्स कम हो सकते हैं? क्या उपाय है, क्या कहते हैं? देखिए, जॉइंट पेन एक रिलेटेड टू बोन केयर ही है, एक तरीके से बोला जाए तो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इस चीज़ को यंग एज से ही आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जो 30 साल की एज में हमारा बोन का मास होता है वो हमारा फाइनल बोन मास होता है। मतलब कि जो हमारी बोन की स्ट्रेंथ होती है वो 30 साल की जो एज में होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। तो हमने अपनी बोन का केयर, जो बोलते हैं कि हमने बुढ़ापे में जाके लेना चाहिए, वो गलत बात है। हमने जैसे यंग एज से ही एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, हमारा कैल्शियम डाइट लेना है। फिर हमारे यहाँ पर एक थोड़ा गलत कंसेप्शन है कि जो विटामिन डी लेवल्स होती है वो सुबह की धूप में बनती है, वैसा नहीं होता है। वो 12 से 3 बजे की जो प्रखर धूप होती है, जो सफ़ेद धूप होती है, उसी में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। आजकल हमारे मैक्सिमम लोग, हम सब लोग रूम्स के अंदर कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, हमारा सन एक्सपोजर नहीं होता है, तो इसके चलते हमने विटामिन डी का सेवन रेगुलरली करते रहना चाहिए। और हरी सब्जियाँ, जैसे कि सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी ही इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है बोन कंपोनेंट का, मैग्नीशियम भी एक उतना ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये जो मैग्नीशियम होता है ये हमको सब हरी सब्जियों से मिलता है। इन सब चीज़ों पर हमने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सरसाइज। हम जितना एक्सरसाइज करते हैं उतना हमारे जॉइंट्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो उतना अच्छा होता है, हमारा कार्टिलेज उतना हेल्दी होता है। जॉइंट पेन को लेके अभी नी रिप्लेसमेंट, ये एक आविष्कारी ऐसा एक सर्जरी आया हुआ है मार्केट में, जिससे जॉइंट की जिनको भी प्रॉब्लम होते हैं, घुटनों के जो भी दर्द है, इसका निवारण होता है, ऐसा कहा जाता है। क्या कहेंगे आप नी रिप्लेसमेंट के बारे में? ये थोड़ा सा एक मैं इसके बारे में ये करूँगा कि थोड़ा गलत कंसेप्ट है कि नी रिप्लेसमेंट एक ये इसका ही रिसोर्ट है। पेशेंट की रिक्वायरमेंट, पेशेंट का फंक्शनल डिमांड्स क्या है, और पेशेंट सही में वो रिप्लेसमेंट के लिए जा सकता है या नहीं जा सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस करना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट ये पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है पेशेंट्स के लिए। हम यूजुअली पहले पेशेंट्स में दवाइयों से, एक्सरसाइजेस से ट्राई करते हैं कि इनका पेन कम हो रहा है। यदि कम हो रहा है तो हम उनको बोलते हैं कि ये सब चीज़ें आप कंटिन्यू कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो अपन फुटवेयर पहनते हैं, जैसे चप्पल और जूते जो पहनते हैं, ये एकदम अच्छे क्वालिटी के खरीदना चाहिए। हमने वहाँ पर कोई भी उसमें कोताही नहीं बरतना चाहिए। हमारी यदि चप्पल और जूते अच्छे क्वालिटी के रहते हैं तो उससे घुटनों पे स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। और चौथी चीज़ होती है कि डाइट से इम्प्रूवमेंट करने का।
आजकल ऐसा हो रहा है कि हमारे वेट सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देखा गया कि यदि हम जैसे समझिए कि 10 किलो भी अपना वजन कम कर लेते हैं तो हमारे एक घुटने के ऊपर 30% ऑफ स्ट्रेस कम हो जाता है। यदि इन सब चीज़ों से हमको आराम हो रहा है दवाई गोलियों से, तो हम इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। यदि इन सब चीज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, तभी हम पेशेंट को बोलेंगे कि नहीं, आप नी रिप्लेसमेंट के लिए जाइए। नी रिप्लेसमेंट ये पहला ऑप्शन कभी भी नहीं रह सकता पेशेंट के लिए। लेकिन घुटनों के दर्द के लिए क्या नी रिप्लेसमेंट आखिरी उपाय है? यस, वो एक आखिरी उपाय है और वो एक अच्छा उपाय है। इससे पेशेंट की एक्टिविटीज़ जो है, जैसे अब पेशेंट इस लेवल तक पहुंच जाते हैं आर्थराइटिस में कि वो अपने घर में भी नहीं घूम फिर पाते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी फ्री हो जाती है, उनका पेन कम हो जाता है और उनको उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। बहुत सारे लोगों में एक मिथ है कि ये नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, घुटने काम नहीं करते और बहुत ज़्यादा यानी कि एज इट इज़ जैसे अभी है वैसे नहीं होता, बहुत तकलीफ होती है, अलग अलग तरह की बातें मार्केट में। क्या कहेंगे जो मिथ है उसको? ये देखिए, ये जो मिथ्या है ये एक तरीके से गलत नहीं है, बात सही है। यदि आप इनिशियल स्टेजेस में ही आपके आर्थराइटिस के आप नी रिप्लेसमेंट के लिए जाते हो तो आपका पेन उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता है नी रिप्लेसमेंट करके, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा तो पेन उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। यदि नी रिप्लेसमेंट ग्रेड 4 के बाद में ही यदि पेशेंट को एडवाइस किया जाए तो उनका पेन इतना ज़्यादा रहता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद में काफ़ी कम हो जाता है, तो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये एक थोड़ा सा मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात है रिगार्डिंग द सर्जरी। ये सर्जरी का 97% सक्सेस रेट है आज की डेट में, और इसमें टेक्निक में और इम्प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है जब से शुरुआत हुई थी इसकी। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है इसमें। बट मेरा बोलना वही है कि इसमें पेशेंट सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर किसी पेशेंट को ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं, आपको घुटने का दर्द है तो आप रिप्लेसमेंट करवाइए, वो ऑप्शन नहीं है। जैसे अभी देखिए कि कोई अपने किसान व्यक्ति है, अब उनको दिन रात घुटने मोड़ के खेतों में काम करना है, तो उनको ये नहीं बोल सकते कि नहीं, आप नहीं रिप्लेस करवाइए, इससे तो वो ऑपरेशन फेल होगा। तो उनके लिए हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस होते हैं जिसको हम ऑस्टियोटॉमीज बोलते हैं। अब जैसे यंग एज में आर्थराइटिस होता है तो फिर उसके लिए हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि घुटनों के अंदर हम कुछ ऐसी प्रोसीजर्स करते हैं जिसको ओड्स बोलते हैं, कि दूसरी जगह से निकाल के कार्टिलेज वहाँ लगाते हैं, या फिर माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं। तो अभी बहुत एडवांसेस आ गए हैं इन सर्जरीज़ में, और इन सर्जरीज़ के अच्छे रिजल्ट हैं। तो एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पेशेंट का डिमांड क्या है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और पेशेंट का सेटिस्फेक्शन किस लेवल तक करना है, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद ही पेशेंट को सर्जरी के लिए कहा जाना चाहिए। सर, अगर आपकी अगर बात की जाए तो आपने अपने करियर में अभी तक के बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, Yes. बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं। Yes. जब एक कोई पेशेंट आता है दुखी शरीर लेके आपके पास और ठीक होके जाता है, तो किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है? बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। यदि कोई पेशेंट को हम अपने नॉलेज से उसको ये हेल्प कर पाए तो वो इतनी दुआ दे के जाता है कि वो हमारे एक परिवार का सदस्य बन जाता है। और काफ़ी बार होता है पेशेंट्स आते हैं, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कि हम उनके एक परिवार का हिस्सा हो चुके हैं अब, और फिर वो अपने सारी जो भी प्रॉब्लम्स रहती है हमारे साथ शेयर करते हैं। एक बहुत सुखद अनुभव होता है डेफिनेटली। चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे ठंडियों में होने वाली इन तकलीफों के बारे में, क्या कहेंगे? मेरा लोगों से कहना रहेगा कि अभी ठंडी का जो सीज़न है ये बहुत अच्छा मौसम है कि आप 12 से 3 बजे के बीच की धूप का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस ठंड में हमारी चमड़ी पर बहुत ज़्यादा जलन और ईर्ष्या महसूस नहीं होती है। तो विटामिन डी का हम स्टोर अभी बना के रख सकते हैं। दूसरी चीज़, एक्सरसाइजेज रेगुलरली कीजिए, क्योंकि इस मौसम में हम बहुत कम थकते हैं। तो आप जैसे 40 मिनट का रोज़ आपका एक्सरसाइज का एक प्रोटोकॉल बनाइए। जैसे सिर्फ ज़्यादा चलना ही एक प्रोटोकॉल में ऐड कर दिया तो भी चलेगा, या फिर आप योगाभ्यास कर रहे हो तो ये भी अच्छी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जॉइंट प्रोटेक्टिव है। और तीसरी चीज़, खाने पर अपने ध्यान दीजिए, तला फला कम कीजिए, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, कैल्शियम रिलेटेड रिच जो फूड है, जैसे कि अभी जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए पनीर या दूध से बनी हुई चीज़ें ये हो गया, फिर ज्वारी, बाजरा, ड्राई फ्रूट्स हो गया, फिर तिल के लड्डू हो गए, ये अभी इस मौसम में सब अच्छे मिलते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए वो रिच है, कैल्शियम रिच फूड जो है, जैसे फ़िश हो गया, ये सब हो गया, आप इनका सेवन कीजिए, हेल्दी लाइफ को अडॉप्ट कीजिए और सुखी रहिए।